नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रही हूँ। सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम के दौरान मन की बात में देशवासियों को संबोधित किए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संक्रमण के संकट के बीच कहानियों के महत्व का जिक्र भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने एक बार फिर कृषि बिल की चर्चा करते हुए कहा कि किसान बंदिशों से मुक्त हुआ है। कोरोना काल में किसानों ने अपना दम दिखाया है। आत्मनिर्भर भारत की नींव है किसान। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया को भी याद किया। 12 अक्टूबर को राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की भी जयंती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एक राज परिवार से थी। उनके पास संपत्ति, शक्ति और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन एक मां की तरह वात्सल्य भाव से जन सेवा के लिए खपा दिया। उनका हृदय बहुत उदार था। इस 12 अक्टूबर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का समापन दिवस होगा। उपचुनाव में नया पार लगाने के लिए राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने राम मंदिर का सहारा लिया है और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि दिवाली के बाद वे रामशिला लेकर अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुझे तो पता नहीं कौन सी वीडियो हजारों कार्यकर्ता होते हैं, कोई सहस्त्रान कर रहा होगा, मुझे तो उसका पता नहीं, ना मैंने कहा है। लेकिन ये सच है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पिछले 15 महीनों में क्या किया सबको पता है। अब कांग्रेस अपने ही कर्मों से, अपने ही व्यवहार से, अपने ही कामकाज से स्वयं खत्म होने की कगार पर है। तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। मैं आरोप प्रत्यारोप की चिंता नहीं करता। राम हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा अर्चना हम सभी लोग करते हैं। हम रामशिलाएं सूर्की में निकली और उनको लेके हम दिवाली बाद अयोध्या जाएंगे, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, उपचुनाव होना है, क्या सिर्फ एक ही मात्र मुद्दा है राम मंदिर और इसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? बीजेपी 15 साल सत्ता में रही है और अभी 15 महीनों के बाद जब वापस से आई है सत्ता में, तो अभी भी कुछ काम काज तो किए हैं, कितनी सारी घोषणाएं की हैं, सब भूल जाते हैं राम मंदिर के सामने। बिल्कुल, देखिए कुछ वक्त पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था गोविंद सिंह राजपूत के समर्थकों का जी, जिसमें उनके समर्थक ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जो वोट मांगने के दौरान में कि अगर वो एक वोट गोविंद सिंह राजपूत को देंगे तो एक जो शिला है वो राम मंदिर में जाकर लगेगी। इसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे। कांग्रेस ने यहाँ तक कि चुनाव आयोग में उनकी शिकायत तक की, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत से जब ये सवाल किया गया तो फिर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें वीडियो की जानकारी नहीं है, लेकिन राम का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा है। और सीधे तौर पर वो एक और कहें तो एक कदम और आगे जाते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि जो शिलाएं हैं वो सुर्खी से लेकर अयोध्या जाएंगे दिवाली के बाद में। संभवतः दिवाली से पहले चुनाव हो जाने चाहिए, ऐसी संभावना है, तो दिवाली के बाद वो जाएंगे। लेकिन उनका ऐलान कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि राम अभी भी सियासत के केंद्र बिंदु में है और जो वीडियो वायरल है उसको भले ही वो स्वीकार न कर रहे हो, लेकिन उनका ये बयान ही ये बताता है कि राम का सहारा अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी को या फिर उनके उम्मीदवारों को है। जी, और ऐसा नहीं है शरद कि जनता कहीं ना कहीं राम के नाम पर वोट भी करती है, ये हमने देखा भी है। लेकिन यहाँ पर अब समझने वाली बात होगी कि कब तक राम मंदिर के नाम पर वोट लिया जाएगा। अब राम मंदिर बनने की तो पहल हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, अब अपने दम पर कब वोट लिया जाएगा? अपने क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता के सामने रखेंगे? और एक और बड़ी बात है शरद, यहाँ पर कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है यदि वो राम भगवान की पूजा करते हैं? अरे भाई, कांग्रेस ने कब बोला कि उनको दर्द हो रहा है? बल्कि जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो बीजेपी को जरूर तकलीफ हो जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल है निश्चित तौर पर कि राम आखिरकार कब तक केंद्र बिंदु में रहेंगे और कब तक वो वोट का सहारा बने रहेंगे। चाहे बात हम बीजेपी की करें चाहे कांग्रेस की करें, जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले नेताओं का मंदिर जाने का सिलसिला, पूजा पाठ करने का सिलसिला, ये सारे शुरू हो जाते हैं। लेकिन
गोविंद सिंह राजपूत के साथ में अभी जो वीडियो वायरल हुआ, दरअसल उससे ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या अभी भी बीजेपी राम के सहारे ही रहेगी और जो वोट है वो राम के सहारे कब तक मांगे जाते रहेंगे। तो ये सब जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी कि आखिरकार उसे विकास के मुद्दे पर वोट देना है कि राम के मुद्दे पर वोट देना है, या कई सारे और इस उपचुनाव में मुद्दे हैं उन पर वोट देना है। तो ये जनता समझदार है, वो खुद तय करेगी कि उसको किस आधार पर वोट देना है। जी बिल्कुल। शरद, बाकी भी हम राजनीतिज्ञों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी और चर्चा करेंगे इस बारे में आपसे। जिस तरीके से कांग्रेस को बार बार कह दिया जाता है कि उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और अपने कर्मों से ही खत्म हो रही है कांग्रेस, तो यहाँ पर तो पूरी राजनीति जो है वो हमने भी देखी है, आपने भी देखी है, देर रात तक हमने बातचीत भी की है। पूरी राजनीति कहाँ इर्द गिर्द घूमती रहती है, अचानक से भगवान राम आ जाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए ये दरअसल एक रवायत सी बन गई है कि जब भी चुनाव होते हैं और चुनाव से पहले इस तरीके के जो विषय हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में आ जाते हैं, चाहे फिर वो राम का विषय हो या धर्म का विषय हो या मंदिर जाने का विषय हो, इनकी चर्चा अचानक से बढ़ जाती है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार ये जो चीजें हैं वो राजनीति में कितनी कारगर साबित होंगी। क्या बिल्कुल। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। हम बीजेपी से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। अजय जी, आप कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अपने कर्मों से ही खत्म होने की कगार पर है और राम मंदिर के नाम पर वोट बार बार मांगा जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए रेणु जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने अगर 15 साल की सरकार में कुछ काम किया होता और गोविंद राजपूत जी ने स्वयं सुर्खी क्षेत्र में कुछ काम किया होता तो जनता के पास धर्म के नाम पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया, प्रमाणित हो गया है। इसलिए लोगों की धार्मिक आस्थाओं के नाम पर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है, जिन्होंने जनता के जनादेश को बेचने जैसा महापाप किया है उनके लिए तो भगवान भी साथ नहीं दे सकते हैं और न जनता साथ दे सकती है। ये काट की हांडी बार बार नहीं करती है। गोविंद राजपूत जी और भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने बेनकाब है, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है और चुनाव होना चाहिए मुद्दों के आधार पर। अगर गोविंद राजपूत जी ने कोई कार्य किया है जिस क्षेत्र के वो 4 बार से विधायक हैं। रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, राम के नाम पर वोट कब तक मांगा जाएगा? अब तो सत्ता में भी हैं अभी, यदि हमने इतना सारा काम किया है तो उसमें फिर राम मंदिर के नाम पर बार बार वोट मांगे जाने की क्या ये जरूरत पड़ती है? और कुछ दिन पहले अभी उनके समर्थक का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब पोस्टर दिखाकर कहा जा रहा था कि एक वोट एक नींव के बराबर, एक ईंट के बराबर लगेगा राम मंदिर में। देखिए, राम के नाम पर वोट मांगने का ना कोई कारण है और ना राम के नाम पर वोट मांगते हैं, दो अलग अलग बातें हैं। विकास के नाम पर मैंने कई बार आपके चैनल पर भी कहा है, हमारे संगठन तंत्र की शक्ति के दम पर और हमारे जो नेता हैं जो तमाम प्रकार की वर्चुअल रैली हो या मौके पर उसी विधानसभा क्षेत्र में रैली कर रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, जनता से संवाद कर रहे हो, कभी ये नहीं कहा कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने तो मांगा है 15 महीनों का जो कांग्रेस का कुशासन है, अराजकता है, लूट है, खसोट है, भ्रष्टाचार है, ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा का जो उनका काम है उनको सजा दो। तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना अभी इस मार्च से 23 मार्च से लेकर अब तक हमने तेजी से चलाई है, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, गरीबों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, और 15 साल जो चलाई हैं उसके नाम पर आप हमें वोट दो। रजनीश जी, ये तमाम बातें आप बोल रहे हैं, ये तमाम बातें आप बोल रहे हैं। अब गोविंद सिंह राजपूत जो कि अब ये भी सवाल खड़ा होता है, जैसे अजय जी बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम किया होगा तब तो वो गिनाएंगे, उनके पास कुछ काम है ही नहीं कहने के लिए। देखिए, वो कांग्रेस जाने, क्योंकि लंबे समय 5 महीने के पहले तो वो कांग्रेस में ही रहे हैं, तो उनके जनप्रतिनिधि का व्यवहार कैसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते मैदान में है। गोविंद राजपूत जी मैदान में माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाएंगे छत्तीसगढ़ से। सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सरकार ने राज्यों के अधिकार को कुठाराघात करते हुए ये दूसरे रूप में इस बिल को लाया है जिसका हम विरोध करते हैं। उसी प्रकार जो श्रम कानून है उसमें भी आप देखेंगे ये 7वीं अनुसूची के समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो 2019 में
जो केंद्र ने जो पारित किया था उस सुझाव को भी इसमें शामिल नहीं किया गया और 300 श्रमिकों वाले कारखानों के संस्थानों श्रमिकों की सेवा समाप्ति की छूट, पहले 100 था, अब 300 श्रमिकों तक के किसी भी निकाल सकते हैं, किसी भी रख सकते हैं। इस प्रकार से जो कानून बनाया गया है, तो ये भी राज्यों को बिना विश्वास में लिए बिना इस कानून को पास कर दिया गया है। एक तरफ किसान और दूसरे तरफ मजदूर। इस जो पावर सत्र है उसमें किसान और श्रमिकों के विरोध में कानून बनाए गए हैं। जो तीसरा जो विषय है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, शांता कुमार की कमेटी। शांता कुमार की कमेटी 2015 में इसने रिपोर्ट सौंपी और अभी जो कानून बना है ये शांता कुमार के रिपोर्ट के अनुरूप ही ये कानून बना है। दुर्भाग्यजनक बात यह है, कभी पूरे वैश्विक महामारी से हम सब लोग जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जून 2020 में 3 अध्यादेश लाए, जब पूरे देश के ध्यान कोरोना पे था, सब लोग उससे जूझ रहे थे। दूसरे तरफ सुशांत सिंह राजपूत पे लगातार मीडिया का ध्यान आकर्षित था। ऐसे समय में ये अध्यादेश लाया गया गुपचुप तरीके से। इसमें यह कहा जा रहा है कि किसान अपने उपज को कहीं भी बेच सकता है। ये प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रीगण भी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अपने उपज बेचने में कब प्रतिबंध था? कोई भी कहीं भी जाके बेच सकता है किसान, ये पहले से ही है। किसानों को धोखा क्यों दे रहे हैं? और फिर आप यदि कहते हैं कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा या बस्तर का 2 एकड़ का किसान क्या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में कभी अनाज अपने ले जाके बेचा है जो अब बेच पाएगा? दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उन्होंने कही है, ये सीधे सी बात है, ये निजी व्यापारियों के भंडारण के आप छूट दे रहे हैं। अभी चाहे आलू हो, प्याज हो, दाल हो, अनाज हो, किसी की भी यदि जमाखोरी या कालाबाजारी होती थी तो जिला प्रशासन उसमें कार्रवाई कर लेते थे। लेकिन अब भंडारण के आपने छूट दे दी है, तो फिर कोई भी व्यक्ति कितने भी अनाज, दलहन, तिलहन वो अपने गोदाम में रख सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब सीजन आएगा फसल के, तो सस्ते दर पे व्यापारी खरीदेंगे, क्योंकि आपने निजी मंडी को छूट दे दी है। किसी भी दर पे खरीदेंगे और फिर कुछ लोग हैं देश में अनाज के, दलहन के, तिलहन के रेट तय करके मनमाने दाम पर बेचेंगे। तो एक तरफ निजी मंडी आप लाकर जो राज्यों की जो मंडी है उसे समाप्त करना चाहते हैं, जबकि मंडी अधिनियम भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग वस्तु के उत्पादन, अलग अलग अनाज के उत्पादन होते हैं। महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है तो छत्तीसगढ़ में तो नहीं होता। कहीं आंध्र प्रदेश में मिर्च का उत्पादन होता है तो मध्य प्रदेश में नहीं होता। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है तो उड़ीसा में नहीं होता। किसी जगह धान का उत्पादन होता है, किसी जगह गेहूं का होता है, किसी ज्वार का होता है, किसी बाजरे का होता है। तो दलहन तिलहन के भी अलग अलग जगह उत्पादन होते हैं। ऐसे में
अलग अलग राज्यों के या अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में अलग अलग मंडियां हैं और वो पारंपरिक लगातार उसमें सुधार किया गया और आज उसमें जो व्यापारी है वो मंडी शुल्क पटाते हैं, मंडी के लाइसेंस लेते हैं, वही लोग बोली लगा सकते हैं। और यदि कोई किसान या व्यापारी के बीच में कोई विवाद हो तो मंडी अधिनियम के तहत जो मंडी सचिव है वो फाइनल अथॉरिटी है और 5 दिन के भीतर में उसके फैसला कर देते हैं और अभी 1 दिन में ही आपको चुकारा करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अब जो व्यवस्था की गई है वो 3 दिन में आपका पेमेंट करेंगे। यदि 3 दिन में कोई विवाद होता है तो एसडीएम एक पैनल बनाएगा, वो सुनवाई करेगा और उसके बाद फैसला होगा। वो 7 दिन 15 दिन अलग अलग उसमें समयावधि दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई व्यापारी यदि कहीं गड़बड़ी कर ले मंडी के बाहर, क्योंकि मंडी के बाहर में पेन नंबर के आधार पर कोई भी आदमी क्रय विक्रय कर सकता है, आपको मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के पकड़ के बाहर ही होगा। तो इससे यदि छोटा किसान है या बड़ा भी किसान है वो कहां तक लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मंडी अधिनियम और मंडी है वो व्यापारी न केवल वहां किसानों को बल्कि वहां के तौलैया, हमाल, वहां के अड़तिया सबको संरक्षण प्रदान करती रही है, जो अब समाप्त हो जाएगा। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो सकता है कहीं जहां फल और सब्जी का उत्पादन हो वहां ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जहां अनाज उत्पादन हो रहा है जिन राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं है और यदि इसे लागू किया जाएगा तो आज हम सब ने देखा है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव से पहले बीजेपी की एक और तैयारी है। बीजेपी उपचुनाव वाली सीटों पर मास्क के बाद अब सैनिटाइजर बांटेगी। कांग्रेस प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने बताया कि उपचुनाव वाले इलाकों में सावधानी बरतने के लिए पार्टी ने कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन उपचुनाव में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे पार्टी नेताओं के लिए है। बीजेपी मास्क के जरिए सावधानी बरतने की सलाह दे रही है और मास्क के साथ ही सैनिटाइजर का भी वितरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी लॉकडाउन से लेकर लगातार ये कार्यकर्ताओं को हिदायत देते रहे हैं कि वे अपने स्वास्थ्य की चिंता प्राथमिकता के साथ में करें। जो कोविड-19 को लेकर डूज एंड डोंट्स हैं, यानी क्या करना क्या नहीं करना, उसका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने का मामला हो, हाथ धोने का मामला हो, लगातार आग्रह का विषय रहा है भारतीय जनता पार्टी की हर बैठक में, चाहे वो उपचुनाव की दृष्टि से किसी प्रकार की भी वर्चुअल माध्यम से हुई हो या एक्चुअली कहीं फिजिकली इमरजेंसी के साथ में बैठक हुई हो। तो इनका आग्रह हमारे नेताओं द्वारा रखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के समय तो और महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमाम गतिविधियों को क्रियान्वित करते हुए, संपादित करते हुए इन गाइडलाइन का पालन करें। उपचुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा है। दरअसल कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी कोरोना को हथियार बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को क्वारंटाइन करवा सकती है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की पदयात्रा को पुलिस ने रोका। भवानी चौक मंदिर जाने से पहले रोक दिया गया। पुलिस को चकमा देकर कांग्रेस विधायक भवानी मंदिर पहुंचे। देवी मंदिर को दिया ज्ञापन। दुर्गा समिति, दशहरा समितियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, पीसी शर्मा को रोक दिया गया मंदिर जाने के पहले, क्यों रोका गया?
देखिए, पीसी शर्मा ने आज पदयात्रा निकाली थी और प्रजापति समाज के साथ वो दुर्गा उत्सव समिति और दशहरा समिति के जो आयोजन होते हैं उसमें प्रजापति समाज को रोजगार मिलता है, लेकिन इस बार कोरोना संकट काल के कारण जो सरकार ने फैसले किए हैं उससे कहीं ना कहीं प्रजापति समाज प्रभावित हो रहा है और इन्हीं तमाम शिकायतों को लेकर पीसी शर्मा ने आज पदयात्रा निकाली थी। भवानी मंदिर पर वो जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में रोक दिया और उसके बाद चकमा देकर पीसी शर्मा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भवानी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर में जो है प्रजापति समाज की शिकायतों को लेकर जो है ज्ञापन देने का काम किया और जिला प्रशासन और सरकार के लिए सद्बुद्धि की मांग की। कुल मिलाकर कोरोना संकट काल को लेकर राज्य सरकार ने दुर्गा उत्सव और गरबा डांडिया समेत दूसरे आयोजनों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन्हीं को लेकर अब जो है कांग्रेस आपत्ति जता रही है कि जो संबंधित समाज है उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है और सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए।